राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण के प्रयास। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रेलेवेंट है, आज के समय की ज़रूरत है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, प्राकृतिक पर्यावरण को बचाए रखने के लिए प्रादेशिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक के किस तरह के प्रयास किए गए हैं और कौन से प्रयास किए जाने चाहिए ताकि पूरी दुनिया प्रदूषण मुक्त हो, व्यक्ति का जीवन लंबा रहे, जितने भी सजीव प्राणी इस धरती पर है उनका स्वास्थ्य बना रहे, उनका जीवन लंबे समय तक जारी रहे। तो पृथ्वी से हर तरह के, चाहे वो जल प्रदूषण हो, पृथ्वी प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, हर तरह के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक तरह के प्रयास किए गए हैं ताकि पृथ्वी हमारी जो है पूरी तरह से प्रदूषण से मुक्त हो। तो आज के इस लेक्चर में ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम डिस्कस करते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास, एफर्ट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। पहले हम राष्ट्रीय स्तर के प्रयासों का अध्ययन करेंगे कि अब तक भारत सरकार ने, भारतीय राज्य ने भारत के निश्चित भू क्षेत्र में पर्यावरण को बचाने के लिए, पृथ्वी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए। हम भारत की स्वतंत्रता से ये डेटा उठाएंगे। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था और 1976 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य डाले गए। तो भारतीय राज्य द्वारा सबसे पहला प्रयास ये किया गया कि संविधान में पर्यावरण के प्रति आम नागरिकों को सचेत करने का प्रयास किया गया। संविधान के द्वारा ही पर्यावरण संरक्षण के प्रयास किए गए। इन 10 मौलिक कर्तव्यों में, जो अब संख्या जिनकी 11 है, एक मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 48A। भारत के सभी नागरिकों का ये मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण को बनाए रखने के लिए वनों, झीलों, नदियों, जंगलों, पालतू पशुओं और जीव जंतुओं को बचाए रखने का प्रत्येक नागरिक प्रयास करेगा। दुधारू पशुओं की हत्या न करने का प्रयास करेगा। तो ये एक प्रकार से पर्यावरण संरक्षण का प्रयास भारतीय संविधान के द्वारा किया गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि देश के अंदर जितना भी वन है उसको बचाना, झीलों को बचाना, नदियों को दूषित होने से बचाना, जंगलों की अवैध कटाई, पालतू पशुओं की हत्या न करना, जीव जंतुओं पर दया करना, उनको हर तरह से संरक्षण प्रदान करना, जितने भी दुधारू पशु हैं उनको मांस के लिए हत्या न करने का जो मौलिक कर्तव्य है वो भारतीय संविधान के द्वारा सभी नागरिकों के लिए निर्धारित किया गया है। जिस तरह से भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में 1976 में आवश्यकता महसूस हुई कि मौलिक अधिकारों का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक नागरिक मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते। तो प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि देश के अंदर जितनी नदियां हैं, जल है, वन है, झील है, पालतू पशु पक्षी है, जीव जंतु है, दुधारू पशु है, उनके संरक्षण का प्रत्येक नागरिक को प्रयास करे। ये राष्ट्रीय स्तर का पहला प्रयास संवैधानिक दृष्टिकोण से किया गया। दूसरा प्रयास वन्य संरक्षण अधिनियम पारित करके, ये 1972 में पारित किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि वन्य जीवों को बचाना, वन्य जीव से संबंधित शोध एवं प्रेरित कार्यक्रम करना। तो 1972 में अधिनियम आया था
जंगलों के अंदर वनों में जितने जीव हैं उनकी रक्षा करना, उनको हर प्रकार से बचाए रखने का प्रयास करना, उनकी हत्या न करना, उनको जो वातावरण है, हवा, पानी, जल, जो भी ज़रूरत है उनके लिए एक प्रकार से उपलब्ध करवाने का कार्य प्रत्येक भारतीय नागरिक का है। कोई भी नागरिक जो है किसी प्रकार से किसी वन्य जीव की अकारण हत्या नहीं करेगा। इसको लेकर के इस संरक्षण के द्वारा विशेष प्रकार के आर्थिक और कारावास के दंड के जो है प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा महत्वपूर्ण प्रयास जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 द्वारा किया गया। भारत सरकार ने जल प्रदूषण के संरक्षण के लिए 1974 में जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया, जिसके तहत राष्ट्रीय व प्रांतीय स्तर पर नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। इसमें वाटर पोल्यूशन के लिए सेंट्रल बोर्ड के साथ साथ जो है स्टेट बोर्ड का भी गठन किया गया। केंद्रीय जो बोर्ड है उसका प्रमुख कार्य जल प्रदूषण के लिए केंद्र सरकार को परामर्श देना, जल प्रदूषण के निवारण के लिए प्रयास करना, नियंत्रण में कार्यरत व्यक्तियों का प्रशिक्षण, राज्यों में जितने बोर्ड बचे हैं उनके बीच जो जल प्रदूषण के बोर्ड हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करना, ये जो है केंद्रीय बोर्डों का प्रमुख कार्य, प्रमुख उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया। केंद्र के साथ राज्यों में भी जल बोर्ड का गठन किया गया। राज्य बोर्डों का मुख्य कार्य क्या है कि राज्य स्तर पर जल प्रदूषण को नियंत्रित करना, जल को दूषित होने से बचाना, आम जन को सचेत करना, कर्मचारियों अधिकारियों को समय समय पर ट्रेनिंग देना और उनके द्वारा आम जनता को जल की शुद्धता के बारे में जागृत करना, इस राज्य स्तरीय बोर्ड का प्रमुख कार्य है। तो तीसरा महत्वपूर्ण प्रयास ये किया गया राष्ट्रीय स्तर पर कि जल को प्रदूषित होने से रोका जाए। समय समय पर जो वाटर वर्क्स है ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में जहाँ पर जल दूषित है उसमें विशेष प्रकार के कीटनाशकों का छिड़काव किया जाए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक जो है किसी स्थानीय क्षेत्र में या प्रादेशिक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे जल को प्रदूषित करने का दुस्साहस न कर सके, इसके लिए विशेष प्रकार के प्रावधान इस अधिनियम के तहत किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ही पर्यावरण संरक्षण के लिए चौथा महत्वपूर्ण प्रयास वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत किया गया। वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए, ऑक्सीजन को बनाए रखने के लिए, हवा में दूषित जो ऑक्सीजन है उसको नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर बोर्डों का गठन किया गया है। केंद्रीय स्तर के वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कुछ कार्य निर्धारित किए गए हैं। केंद्रीय बोर्ड का कार्य राष्ट्रीय स्तर पर वायु प्रदूषण के नियंत्रण का प्रयास करना है। ये राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना है। राज्यों के कार्यों में समन्वय करना, जितने राज्यों के बोर्ड बने हुए हैं उनके कार्यों में समन्वय करने का कार्य भी केंद्रीय बोर्ड का है। राज्य बोर्डों की तकनीकी सहायता प्रदान करना, राष्ट्रीय स्तर पर आम लोगों को जागरूक करना, ये राष्ट्रीय स्तर के जो केंद्रीय बोर्ड है वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए, ये उनके प्रमुख कार्य निर्धारित किए गए। इसी तरह राज्यों में भी वायु प्रदूषण के लिए बोर्ड्स का गठन किया गया है। राज्य स्तर के जितने बोर्ड हैं उनका कार्य राज्य स्तर पर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है। वायु प्रदूषण से संबंधित जानकारी एकत्रित करके समाधान के प्रयास करना है। वायु प्रदूषकों के मानक निर्धारित करना है। वायु प्रदूषण के क्षेत्रों का नियंत्रण करना है। जैसे अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली एनसीआर में विशेष करके हरियाणा और पंजाब के किसानों के द्वारा जो धान का भूसा जलाया जाता है, वेस्ट पदार्थ जलाया जाता है, उससे एनसीआर की हवा बहुत ज़्यादा दूषित हो जाती है। तो दोनों ही राज्य सरकारों द्वारा अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के जितने ऑफिसर हैं उनके द्वारा इस तरह की सावधानी की जाती है, किसानों को हिदायत दी जाती है कि वो इस प्रकार की जो पराल जिसे बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं, उसको जलाने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि इससे जो है पूरे एनसीआर की हवा जो है दूषित होती है, जहरीली गैसें हो जाती है हवा में,
और आँखों में जलन शुरू हो जाती है, सांस लेने की तकलीफ़ हो जाती है, और जो विजिबिलिटी है, दृश्यता है ट्रैफिक के लिए, वो भी बहुत कम हो जाती है। ट्रैफिक एक्सीडेंट होने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। बुज़ुर्गों के लिए और बीमार व्यक्तियों के लिए विशेष करके जो है इन दिनों बहुत ही बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, उन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक पर्यावरण के लिए पांचवा महत्वपूर्ण प्रयास मोटर वाहन अधिनियम 1988 द्वारा निर्धारित किया गया। इस अधिनियम की स्थापना 1938 में ब्रिटिश भारत की सरकार ने की थी कि जितना जो व्हीकल है उसके द्वारा किसी प्रकार से प्रदूषण न फैले, और भारत सरकार ने 1988 में इस अधिनियम में संशोधन किया और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का प्रयास किया। इस अधिनियम के द्वारा प्रदूषण का प्रमाण पत्र बनाने के लिए वाहन चालकों को अनिवार्य कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा 15 वर्ष से ज़्यादा के जो डीजल वाहन हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। इसके तहत ही धीरे धीरे वर्तमान समय में भी भारत सरकार का ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के रूप में जो है कन्वर्ट किया जाए, सारा इलेक्ट्रिक एनर्जी से संचालित हो, और जितना व्हीकल इलेक्ट्रिक एनर्जी से संचालित होगा उतना ही वायु प्रदूषण जो है पूरी तरह से कम होगा, पृथ्वी प्रदूषण कम होगा, धुएं से जो है जो जहरीली गैसें वातावरण में फैलती है वो कम होगी। तो भारत सरकार का ये हमेशा से अभी काफ़ी लंबे समय से प्रयास चल रहा है कि विशेष करके 2 व्हीलर को लेकर के जो इलेक्ट्रिक स्कूटी का जो विकल्प दिया गया है वो एक प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए। इसी तरह से दिल्ली में जो सीएनजी की बसें चलाई जा रही है, मेट्रो ट्रेन का जो विकल्प है, न केवल दिल्ली में, भारत के दूसरे बड़े शहरों में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इस पर टैक्स कम किया जा रहा है, और लोगों को प्रेरित करने के लिए कई तरह की इसमें जो है छूट दी जा रही है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर जो है भारत के जो लोगों का वो रुझान बढ़े और उससे प्रदूषण जो है कम हो। राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक छठा महत्वपूर्ण प्रयास ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 है। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा परिवहन के साधनों को स्वच्छ ईंधन के मानक निर्धारित करने पर बल दिया गया। ऊर्जा के उचित ढंग से प्रयोग करने पर बल दिया गया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वाहनों में धुआं न हो, उनके अंदर किसी प्रकार के जो है लुब्रिकेंट या दूसरी चीज़ें समय समय पर अगर सर्विस करवाई जाए तो ज़्यादा जो है गाड़ियाँ धुआं नहीं छोड़ती, जिससे जो पर्यावरण है वो हमारा शुद्ध रहता है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों में एक बड़ा प्रयास जो है अध्ययन अध्यापन के एक विषय के रूप में एनवायरमेंटल साइंस को लिया गया। एनवायरमेंटल साइंस पर्यावरण विज्ञान एक अध्ययन अध्यापन के विषय के रूप में भारत में स्नातक और प्रास्नातक स्तर पर जो है इसको लागू करने का प्रयास किया गया, और इन्हीं प्रयासों में जो है महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों व छात्रों के लिए आम व्यक्ति को पर्यावरण के बचाने के लिए जागरूक किया गया। यानी सरकार द्वारा ऐसे प्रयास किए गए जिससे जो है प्रादेशिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थी एक सब्जेक्ट के रूप में इसको अध्ययन करके आम जनता के अंदर एक संदेश प्रसारित करे कि पर्यावरण जो है कितना ज़रूरी है। सरकार द्वारा प्रतिवर्ष छात्रों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण मास मनाया जाता है। इस पर्यावरण मास मनाने के पीछे भी एक बड़ा उद्देश्य जो है आम जनता को प्राकृतिक प्रदूषण के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करना है। वृक्षारोपण को लेकर के वृक्षारोपण विद सेल्फी पॉइंट कार्यक्रम जो है समय समय पर सरकार द्वारा संचालित किया गया, ताकि जो भी नागरिक जो है पौधा लगाता है वो उस सेल्फी के पौधे के साथ अपनी सेल्फी लेकर के एक प्रकार का जो सोशल मीडिया कार्यक्रम उस पर डाले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता इस विषय में जागरूक हो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए
जितना आम नागरिक कार्य कर सकते हैं उतना अन्य कोई संस्थान या संगठन जो है कार्य नहीं कर सकता। जब तक आम व्यक्ति पर्यावरण को लेकर जागरूक नहीं होगा, उसके दुष्परिणामों के प्रति सचेत नहीं होगा, तब तक पर्यावरण जो प्रदूषण है उसको हम दूर नहीं कर सकते। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा जो कार्य है वो धूम्रपान पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। भारत सरकार द्वारा जो है पिछले काफ़ी समय से सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पंचायत घर, सचिवालय व वाहनों में धूम्रपान करने पर 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया। इस दिशा में महाविद्यालय विश्वविद्यालय के स्तर पर विद्यार्थियों और आमजन को जागरूक करने के लिए एंटी स्मोकिंग कमेटी का गठन किया गया। विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में एंटी स्मोकिंग कमेटी के द्वारा एंटी स्मोकिंग पर भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग, नुक्कड़ नाटक एवं काव्य पाठ द्वारा धूम्रपान के नकारात्मक प्रभाव से विद्यार्थियों एवं आमजन को जागरूक करने का राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाता है। तो ये एक बहुत बढ़िया प्रयास है कि सार्वजनिक स्थलों पर कोई व्यक्ति धूम्रपान न करे। अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ जो है विशेष कानूनी कार्रवाई है, उसको आर्थिक दंड दिया जा सकता है। और आमजन को इस विषय में जागरूक करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष प्रकार की कमेटी का गठन करके अनेक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती है। इसके साथ ही ऑनलाइन लेवल पर सोशल मीडिया में इस तरह की जो क्वेश्चनरी है, जो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है, उसका भी इस तरह से अभी आयोजन किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो नागरिक है इसके प्रति सचेत हो। और इस तरह की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में जो 100% रिजल्ट लेकर के आता है उसको सरकार की ओर से विशेष सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है। तो धूम्रपान पर नियंत्रित करने के लिए एक प्रकार से ये प्रयास जो है काफ़ी सफल सिद्ध हो रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अन्य जो प्रयास है वो औद्योगिक क्षेत्रों को दूर स्थापित करना है। यानी काफ़ी लंबे समय से भारत में ये प्रयास चल रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर दिया जाता है या इंडस्ट्रियल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। हाँ, इसको लेकर के चेंज ऑफ लैंड यूज़ भी एक बहुत बड़ा विकल्प है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हम यूं ही बिना किसी सरकारी प्रक्रिया को फॉलो किए जो है रेजिडेंशियल सेक्टर में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये जो है पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखने का सरकार का एक बड़ा प्रयास है। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी जनहित याचिकाओं के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करने का निर्णय दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित ईंट भट्ठे के जो उद्योग है उसको भी गांव की सीमा से कम 2 किलोमीटर दूर स्थापित करने का निर्णय दिया है। साथ ही चिमनियों की एक मानक ऊंचाई स्थापित करने का निर्णय दिया है ताकि वायु प्रदूषण के वायु प्रदूषण से जो है क्षेत्र के निवासियों को मुक्ति मिले। तो एक प्रकार से औद्योगिक क्षेत्रों को रेजिडेंशियल सेक्टर से जो है काफ़ी दूर स्थापित करने का प्रयास पर्यावरण संरक्षण को बचाए रखने का प्रयास है। आम जनता को इसके होने वाले दुष्परिणामों से बचाने का प्रयास है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष करके ध्वनि प्रदूषण पर एक प्रकार से नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी जनहित याचिकाओं के माध्यम से सभी धार्मिक संस्थानों में धार्मिक संगीत को ऊंची आवाज़ में आमजन के हित में प्रतिबंधित किया गया है। सरकार एवं सरकारी एवं निजी वाहनों पर भी मानक के अनुसार हाई घनता वाले हॉर्न पर प्रतिबंध लगाया गया है। कानूनों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध जो है विशेष प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो ये प्रयास जो है राष्ट्रीय स्तर के प्रयास किए गए हैं ताकि पर्यावरण जो है वो शुद्ध रहे, किसी प्रकार का प्रदूषण जो है मनुष्य के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव न डाल सके। पर्यावरण संरक्षण के लिए न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए गए हैं, क्योंकि पर्यावरण का मामला जो है पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय है
इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में दिखाई देते हैं। यह किसी एक देश के प्रयासों से पूरी पृथ्वी के प्रदूषण को समाप्त नहीं कर सकते, बल्कि दुनिया के सभी देश जो है एक राजनीतिक इच्छा शक्ति से अगर कमिटमेंट करके आगे बढ़ते हैं तो पूरी दुनिया को जो है प्रदूषण से मुक्त किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों में पहला प्रयास जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण पर सम्मेलन, संगोष्ठी, काव्य प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता एवं नाटकों के द्वारा आम नागरिकों को जागरूक किया जाता है। वास्तव में 5 जून को यह दिवस मनाने का आधार 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सम्मेलन से है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसी दिन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया और इस दिन जो है विश्व के सभी राष्ट्र, सभी संस्थाएं जो है विशेष करके पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस दिवस को मनाते हैं। मनाने के अपने अलग अलग तरीके हैं उनके। आम जनता को जागरूक करते हैं, आम जनता को सचेत करते हैं कि हमने जो है पर्यावरण की जो समस्या को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी जो है जीवन की समस्या होगी। इस सम्मेलन में विश्व पर्यावरण दिवस घोषित करने के साथ साथ मानव पर्यावरण के लिए कार्य योजना एवं नाभिकीय शस्त्रों के परीक्षण पर प्रस्ताव पारित किया गया। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में दूसरा प्रयास जो है पृथ्वी सम्मेलन का है। ये 1992 में किया गया था पृथ्वी सम्मेलन। ये ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में कुल 182 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण सुरक्षा के लिए वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय प्रबंध करना, ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृक्षारोपण करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राष्ट्रों में तकनीक का हस्तांतरण करना, जैव विविधता को बनाए रखना, सतत विकास के कार्यक्रम को लागू करना। तो रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन के द्वारा 182 देशों के प्रतिनिधियों ने पर्यावरण को बचाए रखने के लिए, पर्यावरण की शुद्धता को बनाए रखने के लिए एक कमिटमेंट किया था और इस कमिटमेंट के माध्यम से सभी राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रयास किए। पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण प्रयास जो है वो जापान के क्योटो शहर में 1997 में आयोजित किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल राष्ट्र राज्यों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी करने व अन्य ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ाने के आश्वासन की मांग करता है। इस प्रोटोकॉल में कहा गया है कि विकासशील देश बहुत कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जबकि विकसित देश जो है बहुत अधिक मात्रा में। तो क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा एक संदेश दिया गया 160 देशों के द्वारा कि जो विकसित राष्ट्र हैं वो अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करें ताकि पूरी दुनिया का वातावरण शुद्ध हो सके। क्योंकि विकासशील देश जो है उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन इस तीव्र प्रगति से नहीं हुआ, इसलिए इनका जो है विकासशील देशों का पर्यावरण प्रदूषण इतनी गंभीर मात्रा में नहीं है। पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चौथा महत्वपूर्ण प्रयास पृथ्वी सम्मेलन 2002 है और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए ये सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 26 अगस्त से 6 सितंबर 2002 के बीच किया गया। इस सम्मेलन में 104 देशों के शासनाध्यक्ष के साथ साथ अन्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी टिकाऊ विकास के ऊपर बल दिया गया। त्वरित विकास के लिए किसी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर जो है इस विषय का विरोध किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य इस विचार का विश्लेषण करना था कि 1992 की पृथ्वी सम्मेलन में लक्षित एजेंडा 21 में अंकित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है या नहीं।
यानी 1992 में रियो डी जनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें एजेंडा 21 रखा गया था। इतने लक्ष्य रखे गए थे, उनमें से जो है कितने लक्ष्यों को अब तक जो है विश्व के राष्ट्रों ने प्राप्त किया है और कितने लक्ष्य अभी बाकी है, इसके ऊपर भी मंथन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए 2005 में संयुक्त जलवायु समझौता सम्मेलन आयोजित किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए 10 दिसंबर 2005 को कनाडा के मॉन्ट्रियल नगर में इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कुल 189 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 150 देशों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने पर अपनी सहमति प्रकट की। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में एक प्रकार से पर्यावरण संरक्षण को महत्व प्रदान किया गया और सभी सदस्य राष्ट्रों ने ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने और पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जलीय प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के प्रति अपने अपने नागरिकों को सचेत करने का एक प्रकार से कमिटमेंट किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छठा महत्वपूर्ण प्रयास जलवायु परिवर्तन पर 2009 में किया गया। ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आयोजित किया गया। 7 दिसंबर 2009 से 18 दिसंबर 2009 तक ये डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है जहरीली गैसों के उत्सर्जन पर विकसित एवं विकासशील देशों के बीच समन्वय पैदा करना। जलवायु परिवर्तन पर 9 दिसंबर 2011 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में किया गया, जिसमें 192 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और भविष्य के लिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित समझौतों पर सहमति बनाई गई। जहरीली गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए 8 दिसंबर 2012 को कतर के नगर दोहा में जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में विकासशील देशों ने जहरीली गैसों के उत्सर्जन में कमी करने पर अपनी सहमति प्रकट की। तो जिस तरह से जलवायु में भारी परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रही हैं, बेमौसमी बारिश हो रही है, अम्लीय वर्षा हो रही है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर गर्मी ज़्यादा है, कहीं पर सर्दी ज़्यादा है। तो इसको लेकर के जलवायु परिवर्तन के अनेक प्रकार के सम्मेलन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए गए और जो प्रतिभागी राष्ट्र है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमिटमेंट किया कि हम अपने अपने राज्यों में अपनी जनता को इससे जो दुष्परिणाम है उससे अवगत कराएंगे और पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार प्रयास जारी रखेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए सातवां महत्वपूर्ण प्रयास जो है 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में किया गया। ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। 12 दिसंबर 2005 को उस जलवायु परिवर्तन पर आयोजित सम्मेलन को 196 देशों ने अपनी सहमति प्रदान की। इस सम्मेलन में पृथ्वी के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का लक्ष्य बनाया गया। इस सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण का लक्ष्य रखा गया। इस सम्मेलन में टिकाऊ जीवन शैली और जलवायु न्याय का उल्लेख किया गया। भारत सरकार द्वारा इस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के निर्णयों का समर्थन किया गया। तो जलवायु में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर प्रयासों के रूप में ये एक बहुत बड़ा प्रयास रहा कि इसमें 196 देशों ने भाग लिया और सभी ने पृथ्वी के जो ग्लोबल वार्मिंग है, बढ़ता हुआ तापमान है, उसको डाउन लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों की प्रतिबद्धता जाहिर की। इस सम्मेलन में एक टाइटल रखा गया, मुख्य मोटो रखा गया कि टिकाऊ जीवन शैली, जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो सस्टेनेबल हो, जिससे किसी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान न हो और हम जलवायु के साथ न्याय करेंगे तो आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ी है वो भी प्रकृति का जो खजाना है उसका उपभोग आसानी से कर सकेगी। तो ये कुछ एक प्रयास थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी एजेंसियों के द्वारा किए गए ताकि पर्यावरण संरक्षण हमारा बना रहे। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के ये अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए। तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर था।
कि पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन से प्रयास किए गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से प्रयास किए गए। इसके साथ साथ हम सब का, विश्व के सभी जो 8 अरब के करीब नागरिक हैं, उन सब का ये व्यक्तिगत प्रयास होना चाहिए कि हम जहाँ पर भी रह रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ पर जल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए, वायु की शुद्धता को बनाए रखने के लिए, पृथ्वी की शुद्धता को बनाए रखने के लिए, ध्वनि की जो है एक सीमित डेसिबल में बनाए रखने के लिए अपने व्यक्तिगत प्रयासों को अगर जारी रखें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सरकारों द्वारा, NGO द्वारा जो प्रयास किए गए हैं वो प्रयास बहुत ही सीमित समय में सफल हो सकते हैं। इसलिए हमारा ये सबका व्यक्तिगत प्रयास होना चाहिए कि हम अपने भौतिक विकास के लिए प्रकृति के साथ किसी प्रकार का न्याय न करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पर्यावरण के प्रति पूरी तरह से हमें सचेत रहें, चाहे वो ट्रैफिक के द्वारा प्रदूषण फैल रहा हो, इंडस्ट्री के द्वारा प्रदूषण फैल रहा हो, या किसी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रदूषण फैल रहा हो। हर प्रकार के प्रदूषण को एक सीमित मात्रा में अगर हम व्यक्तिगत इच्छा के द्वारा नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे तो पूरी पृथ्वी जो है प्रदूषण से मुक्त हो सकती है। तो ये पर्यावरण प्रदूषण के प्रयासों से संबंधित, पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आने वाली हर नई इंटरेस्टिंग जो वीडियो लेक्चर है आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।